अगर हम लोग प्रोटीन का मेजर क्लासिफिकेशन करें अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल बेसिस और अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल बेसिस, ठीक, या उनके फिज़िकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, तो हम लोग देखें कि हम लोग के पास मेजर ब्रॉड क्लासिफिकेशन में 3 मेजर आते हैं। वो कौन कौन से हैं? फाइब्रस प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन, राइट। अगर हम लोग देखें नाम से ही क्लियर है, फाइब्रस मेनली जो प्रोटीन्स होंगी वो रॉड शेप स्ट्रक्चर्स की होंगी, राइट, कुछ इस तरीके से प्रोटीन होंगी, ठीक है। वो मल्टीपल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो हैं आपस में कंबाइन होके एक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर या रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन्हें हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। वैसे देखा जाए और क्या बोल सकते हैं, मतलब दे कंसिस्ट ऑफ सम काइंड ऑफ इलोंगेटेड पॉलीपेप्टाइड, और क्या कह सकते हैं कि हाँ, इनमें जो कॉम्पोजिशन होता है दे ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एनी काइंड ऑफ सिंगल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका मेजर रोल अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली क्या होती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहलाती हैं, जो कि बेसिक हम लोगों के बॉडी को स्ट्रक्चर देने के बिहाफ पे काम करते हैं। ये कनेक्टिव रोल भी प्ले करते हैं या सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, ठीक है, ओके। दूसरी तरफ होती है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अगर हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात करें तो बहुत सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्फ़ा हेलिक्स की हो सकती हैं या सिर्फ़ और सिर्फ बीटा शीट्स की हो सकती है। पर जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स मींस अगर कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद जब अपने फाइनल टर्शियरी स्ट्रक्चर में आती है तो ये हो सकता है उसमें जो है अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट दोनों ही प्रेजेंट हो, मिक्सचर में पाई जा रही हो। तो कहने का सेंस ये है कि ग्लोबुलर ये जो है ये एक तरह से आपको 1 डायमेंशन फाइब्रस प्रोटीन हो सकती है या 2D में आप देख सकते हैं, राइट, स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। बट ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो 3D शेप फॉर्म करती है और इसी वजह से ये देखा जाए तो बहुत सारे एंजाइम फंक्शंस, एंजाइमेटिक फंक्शंस जो होते हैं या और जो प्रोटीन के सिग्नलिंग फंक्शन में भी अगर हम लोग देखें बहुत सारी ऐसी प्रोटीन होंगी जो कि ग्लोबुलर नेचर की होंगी या इनका मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से होता है। उसमें अगर हम लोग मेजर एग्जाम्पल देखें जो हम लोगों को बेसिकली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं वो है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। ठीक है। और मेम्ब्रेन प्रोटीन सभी लोग जानते होंगे कि मेम्ब्रेन प्रोटीन वो प्रोटीन होती हैं जो कि हमारे मेम्ब्रेन पर इस तरीके से अटैच्ड होती हैं। उनमें भी कई शेप्स हो सकते, कितनी बार स्पैन कर रही हैं, वो भी कई तरह की प्रोटीन्स हो सकती हैं, ठीक है। तो अब ये या मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाली प्रोटीन्स जो है वो हो सकती है या ऑर्गेनल्स में जो मेम्ब्रेन पाई जा रही हैं उनमें हो सकती है, तो वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो सकती है, ठीक है। तो ये और ये मेनली क्या फॉर्म करते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, चैनल्स, पम्प्स, राइट। तो हालांकि ये जो प्रोटीन्स है ये बेसिकली आप लोग ज़्यादा कहाँ कवर करते हैं, सेल बायोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया जाता है, ठीक। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या रोल हो जाएगा, जो फाइब्रस प्रोटीन से आने वाले जो कुछ मेजर प्रोटीन्स हैं उनको हम लोगों को देखना है और प्लस ग्लोबुलर प्रोटीन्स तो बहुत सारी होती हैं, राइट, बट उसमें अभी हम लोगों को इस चैप्टर में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा, ठीक है। और तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग आगे मूव करते हैं। तो अगर हम लोग देखें फाइब्रस प्रोटीन्स, जैसा अभी हम लोगों ने क्या देखा कि वो रॉड लाइक होती हैं, येस, वाटर इनसॉल्युबल होती हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होती हैं मोर और लेस सॉल्युबल प्रोटीन्स की कैटेगरी में वो आती हैं। ये क्या प्रोवाइड कराती हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, जैसे हम लोगों ने कहा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगी, सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है।
तो इनकी वाटर इंसॉल्युबल प्रॉपर्टी की वजह से ही क्या होता है, वाटर जो है हमारी जो प्रोटीन नेटवर्क या फ्रेमवर्क होता है वो जो है वाटर एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, राइट। नहीं तो सभी की बॉडी इस तरीके से बाहर से पानी को एब्जॉर्ब करके क्या हो सकती है, स्वेलअप कर सकती है। तो ये सब इसके इम्पॉर्टेंट रोल हैं, ठीक। तो अगर आपको वाटर इनसॉल्युबल, जैसे ही आपने वर्ड सुना, अब आप इतना अमाइनो एसिड और प्रोटीन केमिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं कि अब हम लोग समझ सकते हैं कि यस वाटर इनसॉल्युबल है तो इसमें ज़्यादातर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड पाने की संभावना होगी। यस, अमाइनो एसिड्स होंगे इस तरह वाले, तभी तो वो प्रोटीन वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकेंगे, रिजेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, अगर आप बोलते हैं मेनली इंटीरियर साइड में भी हो सकते हैं और सरफेस साइड पर भी ये हो सकती हैं ये प्रोटीन्स, राइट। ओके, सो अगर हम लोग अब इसमें देखें फाइब्रस प्रोटीन्स में जो मेजर एग्जांपल्स हैं वो जो हम लोगों को देखने हैं वो क्या हो जाएंगे, अल्फा केराटिन, ठीक, फिर है बीटा केराटिन है, ठीक, और उसके बाद है कोलेजन। पर हम लोगों का अभी जो मेन बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कौन इम्पॉर्टेंट है, अल्फा केराटिन एंड कोलेजन। सो लेट्स स्टार्ट। तो केराटिन, सभी ने नाम सुना होगा केराटिन्स, जो बेसिकली अभी हम लोगों ने कहा कि हाँ अल्फ़ा केराटिन और बीटा केराटिन की हम लोग बात करेंगे। और अगर हम लोग देखा जाए जो अल्फ़ा केराटिन है वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हेयर, हॉर्न, स्केल्स, बीक्स, वूल, हूव्स, क्लॉज या नेल्स में ये केराटिन एलिमेंट या केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। मेनली ये जो केराटिन प्रोटीन जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन कही जाती है, ठीक है। हालांकि फिर आईएफ जो एलिमेंट्स हैं या आईएफ प्रोटीन है, फिर से इसमें सेल बायोलॉजी में आप इसमें डिटेल एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, पर अभी जितना हम लोगों को यहाँ पे डिस्कशन करना होगा वो हम लोग कवर अप करेंगे, राइट। तो अल्फ़ा केराटिन में जो बेसिकली अगर देखा जाए जो बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाता है वो क्या देखा जाता है, हेयर्स का देखा जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम एक हेयर की बात कर रहे हैं और उसके डाइसेक्शन प्रोसीजर को हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोगों को क्या दिख रहा है, क्यूटिकल, आउटर मोस्ट लेयर, देन देयर इज एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एपीक्यूटिकल, राइट। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन नहीं है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। बट अगर देखा जाए तो ये जो है ये यहाँ पे क्या है, ये एक तरह से सेल मेम्ब्रेन पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। इसको अगर हम फर्दर डाइसेक्ट करें तो हमें क्या पे यहाँ पे दिख रही कई सारी मैक्रोफाइब्रिल्स दिख रही हैं, ठीक है। ये बहुत सारी मैक्रोफाइब्रिल्स दिख रही हैं एंड दीज मैक्रोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ, दीज मैक्रोफाइब्रिल्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ माइक्रोफाइब्रिल। अब ये टर्म्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स, या जो अभी हम लोग ने बात की इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स, राइट। तो मैक्रोफाइब्रिल किसकी होती है, माइक्रोफाइब्रिल, या कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल क्या बनाती है, मैक्रोफाइब्रिल, ठीक है। अब ये माइक्रोफाइब्रिल किसकी बनी होती है, ये बनी होती है हेलिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा उसकी ये बनी होती है। तो अगर आप लोग नेक्स्ट डायग्राम को देखें तो यहाँ पे और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको प्रोटीन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग प्रोटीन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को मेजरली कहाँ पे कंसंट्रेट करना है। आप लोगों ने देखा कि क्या है, अब हम लोग कुछ मेजर टर्म्स को ही लेते हैं, क्यूटिकल, देन मेड्यूला। क्यूटिकल में आपने देख लिया एंडो क्यूटिकल, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, बट हम लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। क्या हुआ, मेजर रीजन मेड्यूला, ये सेंट्रलाइज रीजन, एंड दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन। तो जो कॉर्टेक्स में जो सेल पाई जा रही है, दिस इज अ काइंड ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन ऑफ हेयर। तो कॉर्टेक्स जो है वो देख रहे हैं आप, बहुत सारी सेल्स हैं यहाँ पे। लेट मी टेक यहाँ पे आप देख रहे हैं
ये सब है ना, ये सेल्स हैं, ठीक है। अब ये जो हैं ये किसकी, ये एक्चुअली क्या है, ये सब क्या है, ये मैक्रोफाइब्रिल है। एंड दीज मैक्रोफाइब्रिल को अगर आप और इंटेंसली देखें तो एक देखिए यहाँ पे एक माइक्रोफाइब्रिल को और क्या करा गया है, जूम किया गया है, तो देखा गया कि वो किसकी बनी हुई है, माइक्रोफाइब्रिल की बनी हुई है, ठीक है। दिस इज माइक्रोफाइब्रिल। और ये माइक्रोफाइब्रिल को फिर अगर हम लोग देखें तो माइक्रोफाइब्रिल जो है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक 2 यूनिट्स दिख रहे होंगे, दिस वन, दो ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये कितनी है, आप देखिए ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 means microfibril which is composed of actually intermediate filament constitute what, 8, ये दिख रहा है ना, 8 यूनिट्स हैं, 8 प्रोटोफिलामेंट्स, ठीक है। 8 प्रोटोफिलामेंट है और एक प्रोटोफिलामेंट जो है वो किसका बना हुआ है, डायमेरिक यूनिट का, ठीक। तो अब आप क्या कह सकते हैं, ये जो 8 प्रोटोफिलामेंट्स हैं वो क्या बना रहे हैं, माइक्रोफाइब्रिल। फिर ये माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं, क्लस्टर्स जो हैं, वो माइक्रोफाइब्रिल क्या बना रहे हैं, मैक्रोफाइब्रिल, ठीक। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो 8 यूनिट्स है, अगर आप इसको देखें तो ये किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है हेलिक्स की, ये बनी हुई है हेलिक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हेलिक्स है, यानी आप इस बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको 2 हेलिक्स दिख रही हैं, राइट। और दोनों ही हेलिक्स कैसे ओरिएंटेड हैं, राइट हेलिक्स। और ये दोनों ही क्या हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स में ओरिएंटेड हैं। पर जब ये कंबाइन होती हैं तो फिर ये जो ट्विस्टिंग इनकी होती है, मान लीजिए आपने 2 स्प्रिंग वायर लिया, उसको राइट हैंडेड ओरिएंटेशन में कर दिया, फिर दोनों को मिलाया और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड में उसको ट्विस्ट कर दिया, उससे क्या होता है, इस प्रकार की ट्विस्टिंग से, जहाँ पे आपने एक उसको लेके राइट हैंडेड ट्विस्टिंग की और दोनों के कॉम्बिनेशन को फिर मिला के लेफ्ट हैंडेड, तो उससे क्या हो रहा है, उससे जो है मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ जो है और इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर देखिए तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जो टर्म्स मिल गए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको मिला माइक्रोफाइब्रिल, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको टर्म मिला 8 प्रोटोफिलामेंट्स, डायमेरिक, आप यहाँ पे इसलिए सब कुछ दिखा भी दिया गया है, ठीक। और अगर देखा जाए तो ये 8 तो हैं और यहाँ पे ये जो 8 अरेंज हुए हैं वो किस फॉर्म में अरेंज हुए हैं, भाई ऐसे अरेंज हुए हैं ना, दिख रहा होगा आप लोगों को, जैसे एक ये हो गया, ये 1 2 3 and 4। तो अब क्या है कि ये 4 टेट्रामर्स जो हैं वो 2 यूनिट कंटेन किए हैं और एक यूनिट भी 2 की है। तो अब आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा कि 8 प्रोटोफिलामेंट अरेंज कैसे हैं, टेट्रामर फॉर्म में अरेंज है, टेट्रामर फॉर्म में दिख रहा है यहाँ 1 2 3 4, क्लियर। और उनमें एक टेट्रामर, अब आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक इस यूनिट को अगर हम निकाल के देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं, ये जो यूनिट्स दिख रहे हैं वो किसके बने हुए हैं, इसके बने हुए हैं, ठीक है। ये इसका बना हुआ है और ये किसका बना हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो किसका बना हुआ है, इसमें एक हेलिक्स, राइट, 2 हेलिक्स जो हैं राइट हैंडेड ओरिएंटेड हैं और फिर ये दोनों आपस में मिलके लेफ्ट हैंडेड ट्विस्ट हो गई हैं, जिससे क्या हो गई है, इनकी स्ट्रेंथ डबल हो गई है या बहुत इंक्रीज करी है। यही एक्चुअली क्या है, केराटिन मॉलिक्यूल है, यही तो एक तरह से है, यही केराटिन मॉलिक्यूल है। व्हाट इज केराटिन मॉलिक्यूल, केराटिन मॉलिक्यूल एक अल्फा हेलिक्स, दूसरा अल्फा हेलिक्स ट्विस्टेड इन अ लेफ्ट हैंडेड पैटर्न।
अब आपको और अच्छे से समझना है वही चीज़ को देखिए, यहाँ पे हमने इस फिगर को और ज़्यादा मतलब आप देख सकते हैं जैसे बुक्स में चीज़ें दी रहती हैं। तो अभी क्या है यहाँ पे क्या हुआ, वो डाइमरिक फॉर्म कर रहे हैं, डाइमर, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये डाइमर फॉर्म हो रहा है। और ये डाइमर क्या कर रहा है, इस तरीके से अरेंज हो रहा है, प्रोटोफाइब्रिल या प्रोटोफिलामेंट जिसे हम कह रहे थे। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है 8 डाइमेरिक। अब ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हो गए ना। 8 मीन्स 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और एक उस साइड होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ये इसकी बात की जा रही है 1, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट है ना कंबाइन, ये तो इससे ज़्यादा अच्छा फिगर मतलब आप ऐसे, क्योंकि जब ये कंबाइन होते हैं तो हमें पूरा टोटल प्रोटोफिलामेंट इस तरीके से दिख रहा है, ये प्रोटोफिलामेंट दिख रहा है। तो अब ये प्रोटोफिलामेंट किस तरह से अरेंज है यहाँ पे, ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि 8 डाइमरिक फॉर्म में इस तरीके से अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। और ये जब अरेंजमेंट होता है तो लगभग कितनी डायमीटर का फिलामेंट मिल जाता है हमें, 7 नैनोमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे इस फिगर में यहाँ पे इस टर्म क्लियर करें, ये जो डाइमर वर्ड यूज़ किया गया है, ये डाइमर किसके लिए यूज़ किया गया है, इसके लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। इतना क्लियर है, क्योंकि इस पिक्चर में आई थिंक ऑलमोस्ट सब कुछ क्लैरिटी दी हुई है, ठीक है। सो माइक्रोफिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, और इंटरमीडिएट फिलामेंट आप कह सकते हो किसका बना है, 8 डाइमेरिक प्रोटोफिलामेंट यूनिट का। तो आप कलेक्टिवली इसको इंटरमीडिएट भी कह देते हैं, बट आप अब इसको एकदम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है एक्चुअली इट इज कंपोज्ड ऑफ 8 डाइमेरिक प्रोटोफिलामेंट यूनिट। सो गोइंग दिस वे 8 डाइमेरिक प्रोटोफिलामेंट यूनिट फॉर्म इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, दिस इंटरमीडिएट फिलामेंट then leads to the formation of microfibril, then macrofibril, ठीक है। और इस तरीके से ये अरेंज होते हैं, ठीक। इम्पॉर्टेंट दूसरी बात क्या आ गई जो हम लोगों ने कहा, राइट हैंडेड दो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो है ट्विस्ट होते हैं लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में। तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट हो गई, और ये जब ट्विस्ट होते हैं लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में तो वहाँ जो हम टर्म यूज़ करेंगे वो क्या होगा, कॉइल्ड कॉइल। क्या होगा, कॉइल्ड कॉइल। तो कॉइल्ड, तो केराटिन मॉलिक्यूल है क्या, एक अल्फा हेलिक्स का है, 2 अल्फा हेलिक्स का बना है, पर अगर उसमें ये टर्म दे दिया है, इट इज मेड, इट्स अ कॉइल्ड कॉइल ऑफ 2 अल्फा हेलाइसेस, तो क्या होगा, ये बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। अब वहाँ पे और चूज़ करना है भाई, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया है कि उसमें 2 अल्फा हेलिक्स होती हैं, राइट हैंडेड कॉइल होती हैं, फिर वो मिलके कुछ ऐसा स्टेटमेंट, तो वो भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ए बी आप लोगों को जिस तरीके से दिया रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि इसके लिए ये ट्विस्ट हो रहे हैं, एंड दिस बोथ गेट सुपर ट्विस्टेड इन लेफ्ट हैंडेड फैशन, ठीक। तो जो चीज़ें हम लोगों ने थोड़ा सा उसको और हम लोग देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है कि ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, उनकी साइज़ 7 नैनोमीटर अरेंज हो जाती है। 7 नैनोमीटर होती कैसे है, विद द हेल्प ऑफ 8 प्रोटोफिलामेंट, वो आप देख सकते हैं, ठीक। यस, और ये जो ये जो IF एलिमेंट्स या केराटिन के लगभग 50 आइसोफॉर्म्स देखे गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे आइसोफॉर्म्स और एग्जिस्ट करते हैं। इसमें हम लोगों ने देख लिया कि भाई ये जो हमारा बना होता है वो किसका बना होता है, अल्फा हेलिक्स का बना होता है। तो स्ट्रक्चरल मोटिव्स हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होते हैं स्ट्रक्चरल मोटिव्स, मींस इट्स अ काइंड ऑफ सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, राइट, इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक।
और दूसरी चीज़ हम लोगों ने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा, 2 राइट हैंडेड हेलिक्स जो स्पाइरल ट्विस्ट होते हैं, पर ओवरऑल जो ट्विस्टिंग होती है वो लेफ्ट हैंडेड ट्विस्ट होती है, जिससे वो बहुत अच्छे से पैक्ड हो जाते हैं। जो पैकिंग होती है उनकी लगभग 18 डिग्री पर बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन देखा जाता है। कहने का सेंस ये है कि जो जिस तरीके से जब वो पैक हो रहे हैं तो जो हर हेलिक्स है एक दूसरे के जो ओरिएंटेशन में वो जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, लगभग 18 डिग्री की वो ट्विस्टिंग या पैकिंग दिखा रहा है। ठीक है, एक दूसरे से जो पैकिंग हो रही है, जो साइड चेन्स के जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैपिंग हो जाए इंटरफेसेस अल्फा हेलिक्स की वो बेस्ट हो जाए, क्योंकि एक ऐसे है एक ऐसे है। ठीक है, ये राइट हैंडेड हो गया, अब इनकी पैकिंग होनी है, तब तो आप जाके फिर लेफ्ट हैंडेड ओरिएंटेशन में दोनों को ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो जो होता है वो 18 डिग्री की पैकिंग साइड चेन दिखाता है। ठीक है, ओके। सो अब दूसरी चीज़ है स्ट्रेचेबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्ट्रेचेबिलिटी, मान लीजिए आप हेयर को आपने तोड़ा और उसको लेके स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली स्ट्रेच होगा। वो जो स्ट्रेच हो रहा, वो स्ट्रेच हो क्यों रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अल्फा हेलिक्स का बना हुआ है, आप उसको भाई खींचेंगे तो वो क्या होगा, वो स्ट्रेच होगा। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, यही अल्फा केराटिन में जो प्रॉपर्टी होती है उसके अल्फा हेलिक्स की, कि वो स्ट्रेच हो सकता है, और वो हो सकता है कि अपने बीटा शीट में स्ट्रेच्ड आउट हो जाए, बीटा शीट में वो कन्वर्ट हो जाए, राइट। सो multiple helices in alpha keratin contain hydrogen bonds and may also contain interchain disulfide linkages, very very important। ठीक है, तो कहने का तो ये इंटरचेन डाइसल्फाइड लिंकेज किसकी वजह से हो सकता है, सिस्टीन अमाइनो एसिड, यानी इसमें सिस्टीन अमाइनो एसिड पाए जाते होंगे। ठीक है, क्योंकि वही उनके पास क्या होता है, CH2SH ग्रुप होता है, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकते हैं और वो ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, अभी बच्चों आप लोगों ने ये फिगर भी देखा होगा, देखिए अगर किसी ने नोटिस किया हो तो यहाँ पे अब ये सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, आई डोंट नो वेदर दिस यहाँ पे जो दिख रहा है सभी को क्लियर है ना, थोड़ा सा ये है, राइट, दिस वन सिस्टीन इन येलो, जो इमेज में येलो से रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, वो क्या है, सिस्टीन। देख रहे हैं कि वो मदद कर रहा है क्या बनाने में, इंटर डाइसल्फाइड लिंकेजेस बिटवीन द टू चेन्स, राइट, व्हेन दे आर गोइंग टू ओरिएंट इन अ लेफ्ट हैंडेड पैटर्न। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सिस्टीन डाइसल्फाइड बॉन्ड तो थोड़ा और स्ट्रांग होता है ना, अप्रॉक्सीमेट उसके पास 40 to 60% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक, तो ये वाली बात आ गई, और इसी की वजह से जो हेयर में ये वाले भी क्वेश्चंस थोड़े बालों को लेके पूछे जाते हैं, तो ये कर्लीनेस, राइट, तो जो भी है आप जाते हैं हेयर ड्रेसर के पास, तो जैसा आप चाहें स्ट्रेट बाल और जिस तरीके से ओरिएंट करना चाहें तो वो कर पाते हैं। तो वो कर कैसे पाते हैं वो तो अभी हम लोग देखेंगे, बट उसमें इस डाइसल्फाइड लिंकेजेस का बहुत रोल होता है। एक्चुअली मैकेनिकल स्ट्रेस दे के पहले डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, फिर नए डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर होता है जहाँ पे वो क्या कहता है, मॉइस्ट करता है बालों को, फिर हीट देता है, फिर कुछ सॉल्यूशंस डालता है। उस वजह से क्या होता है, ये डाइसल्फाइड लिंकेजेस पे ही वो सारी चीज़ें हो रही हैं, और थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न्स तो पाए जाएगा ना अल्फा हेलिक्स में, राइट। तो ये सब बातें बहुत ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। और हम लोगों को क्या पता है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और भी पॉइंट्स ऐड करना चाहें कि हाँ हमें तो पता है कि फाइब्रस प्रोटीन जो हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं, तो फाइब्रस प्रोटीन का ही एक मेजर एग्जाम्पल है अल्फा केराटिन प्रोटीन। तो इसमें जो अमाइनो एसिड पाए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात होंगे वो कौन से होंगे, हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज ही पाए जाएंगे, उसी से बनी होगी हमारी ये चेन। तो उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक हो गया एलेनिन हो सकता है, वायलिन हो सकता है, ल्यूसीन हो सकता है, ठीक है, मैथ्यूनिन, फिनाइल एलिनिन, ठीक है,
आइसोल्यूसिन। तो ये सारे जो हैं हमारे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड हैं वो अल्फा केराटिन में वो ज़्यादा पाए जाएंगे, अल्फा केराटिन मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये भी एक तरह से स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा आप लोगों को क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि जो सिस्टीन बॉन्ड्स, जो सिस्टीन जो प्रेजेंट होता है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, उनकी वजह से भी हार्डनिंग होती है। जैसे नेल आप देखते हैं, है ना, नेल्स वगैरह में या हॉर्न्स में, राइट, ये सब में इसकी वजह से ऐसा देखा जाता है। व्हील प्रोजेक्शन अगर क्लियर होगा, रिवीजन किया होगा आप लोगों ने, तो आप लोग तुरंत दिमाग लगा सकते हैं कि अगर सपोज दिस इज़ अ काइंड ऑफ, ये नहीं है कि यही अरेंजमेंट होता है, बस यहाँ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो हमारे दो राइट हैंडेड हेलिक्स बन रहे हैं अल्फा केराटिन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, है ना, अल्फा केराटिन बाई डाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है, हम राइट हैंडेड हेलिक्स फॉर्म करके, देन प्रोटोफिलामेंट, वो चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अभी क्या है इसमें, अगर ये जो दो हेलिक्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है कंबाइन होते हैं, तो जब वो जुड़ रहे हैं, जुड़ के फिर वो लेफ्ट हैंडेड ओरिएंट फैशन में ट्विस्ट हो रहे हैं, तो आप यहाँ से क्या लगा सकते हैं कि मेजॉरिटी अगर राइट हैंडेड हेलिक्स है, सपोज दिस इज राइट हैंडेड हेलिक्स, ठीक, तो अभी क्या होने वाला है कि इस साइड जो है दोनों की क्या होंगे, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि एक तरफ क्या है, ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड आ रहे हैं, पूरे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड ओरिएंट कर सकते हैं, जिससे कि इनकी पैकिंग में, इनकी ट्विस्टिंग में क्या होगा और स्ट्रेंथ आएगी, या क्लोज पैकिंग को ये प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो इनका भी आप हेलिकल व्हील प्रोजेक्शन जो है हम समझ सकते हैं कि क्यों हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं, क्योंकि जब क्लोज पैकिंग हो रही है और इस तरीके से जब ये जुड़ रहे हैं तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ने में या बढ़ाने में मदद मिलती है ना। तो यहाँ पे इसीलिए ये बात समझाई गई है कि कुछ इस तरीके से लगभग बोला जाता है कि 4 जो अमाइनो एसिड हैं वो आके क्लोज पैकिंग में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और बाकी तो हमें पता ही है कि ये ज़्यादातर जो है वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का बना ही हुआ होता है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है जो वो बात हम लोग कर ले जहाँ पे आप लोगों को हेयर से लेके हेयर जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो हेयर ड्रेसर है वो नए ओरिएंटेशन में या कर्लीनेस करना है या कोई और चीज़ करनी है हेयर को कोई, तो वो क्या हो सकता है, शेप दे सकता है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर हम लोग अब आप लोग बहुत आराम से उसको समझ सकते हैं कि सपोज़ कि अभी जो ओरिएंटेशन है, सपोज ये है हेलिक्स है, ठीक है, और वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि सिस्टीन प्रेजेंट होता है, हम लोग देख सकते हैं। तो सिस्टीन जो है वो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहा है वो इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहा है या इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहा है, तो ये याद रखना है। बिटवीन 2 चेन्स बन रही है तो वो क्या है, इंटर वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो दिस इज इंटर डाइसल्फाइड लिंकेज पैटर्न। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या किया जाएगा कि जो पहला, मान लीजिए कि भाई कर्ल लाना है आपको, शेप चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, जो पहले आपका हेयर पैटर्न है उसमें जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बने हैं उनको तोड़ना होगा। ठीक है, तो वो तोड़ने के लिए आपको क्या वो यूज़ करेगा, हेयर ड्रेसर एक कोई रेड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेगा। ठीक है, ये जब रेड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेगा तो यानी ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं वो क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, इस तरीके से कुछ हो जाएंगे, यानी SH फॉर्म कर लेंगे, यानी उनके बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा था अब वो नहीं होगा। यानी पहला क्या प्रोसेस हो गया कि वो एक ऐसा एजेंट यूज़ कर रहा है जिससे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है इस रेड्यूसिंग एजेंट में क्या प्रेजेंट होगा, सल्फा हाइड्रल ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिससे कि अब आपको ये जो हेयर्स हैं उनका जो पैटर्न है वो क्या दिखने लगेगा, कुछ इस तरीके से, क्योंकि सभी जो हैं उसने रेड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके क्या कर दिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है,
ओके तो जो क्रॉस लिंकिंग थी डाइसल्फाइड में वो तो अब रही नहीं, 2 सिस्टीन के बीच में जो बन रहा था। अब क्या होगा कि वो धीरे धीरे करते हैं ना, मॉइस्चनिंग करते हैं बार बार बालों को और हीट देते हैं, तो उससे आप क्या ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और साइमल्टेनियसली और क्या किया जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो तोड़े जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया जाए। वो किस वजह से, वो हीट देकर किया जाता है ना, थोड़ा थोड़ा वो हीट देता है, ठीक है। तो अब जो हेयर होंगे जो इस तरीके से मान लो स्ट्रेट थे, और भाई अल्फा हेलिक्स में हम लोग जानते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, तो इनको भी चेंज करना होगा, तोड़ना होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया गया। जब तोड़ दिया गया तो आप कुछ इस तरीके का, अब मान लो हेलिक्स इस तरीके का हो गया, है ना, इस तरीके से हो गया। तो अब क्या है, ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही टूटा, तो आप दिमाग लगा सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की वजह से क्या हो जाएगा, अनकॉइलिंग हो रही है। जो कॉइल था स्ट्रक्चर, ये अब अनकॉइल हो रहा है। जब ये अनकॉइल होगा, अब ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, नेक्स्ट क्या होगा, अब जो रिड्यूसिंग सोल्यूशन डाला गया था आप उसको रिमूव करिए, या जो भी मतलब आपको वो रिमूव ही करना होगा। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, क्योंकि अब इसकी वजह से जब ऑन कॉइल हो गया तो अब आप देखेंगे जो SH यहाँ सामने दिख रहा था, अभी ये कॉइल था क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड थे। फॉर एग्जांपल ये कॉइल था, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड थे, इसको आप ऐसे एज्यूम करिए कि मान लीजिए इस तरीके से था, ठीक है, यहाँ SH बॉन्ड थे और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड था, ठीक है। पर अब जब अनकॉइलिंग हो जाएगी तो ये जो इसका जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ा शिफ्ट होने लगेगा। मान लीजिए ये SH ऐसे आ गया, फिर ये SH ऐसे आ गया, कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो अब इससे फ़ायदा क्या मिला, जब अनकॉइल होने से फ़ायदा क्या मिला कि अब ज़रूरी नहीं, अब आप ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होगा भाई, फिर से डाइसल्फाइड बॉन्ड का बनना। कैसे बनना, ऑक्सीडेशन में क्या होगा भाई, 2 हाइड्रोजन जो है वो फिर से रिमूव होंगे, और अब क्या होगा, अब नए आप डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। जो पहले हो रहे थे, मान लेते हैं ये जो ये वाला था, ये अभी किसी और से बना रहा है, ये वाला मान लेते हैं ये फर्स्ट से बना रहा था, अब मान लेते हैं ये सेकंड जो है फर्स्ट से बनाने लगा, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से हो जाएगा। मान लेते हैं थर्ड जो है फर्स्ट से, मतलब चेंज हो गया, डाइसल्फाइड जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। अगर मान लीजिए किसी का बाल कर्ल है ना, कर्ल है, तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे आप कर्लिंग कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, नए भाई जब आपको कर्ल करना होता है, राइट, तो या तो आप हीट दे के थोड़ी देर के लिए करते हैं, बाकी अगर और ज़्यादा समय तक के लिए करना है तो ये आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं। और सिर्फ आपको स्ट्रेट करना है तो आप क्या करेंगे, हीट दे रहे हैं, तो बताया ना, हीट सिर्फ अगर मान लो कर्ल है तो क्या है, आपने हीट दिया, तो हीट देने से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए, और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए तो स्ट्रेट हो गए। बट फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, या फिर वॉशिंग कर लेंगे, फिर उस ओरिएंटेशन पैटर्न में आ जाएंगे। तो अगर आप कहें कि परमानेंट कोई उस पैटर्न में होगा तो वो तो नहीं रहता है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड हीट के थ्रू तोड़े जा रहे हैं तो अनकॉइलिंग हो गई। अगर आपको इन जो हेयर हैं उनको अपने डिज़ायर्ड फैशन में कर्ल करना है तो आपको फिर ये तो करना होगा ना, तब आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड दिस। तो ये भी क्वेश्चन आया है 1-2 जगह, राइट, कि पहले आप क्या करते हैं, रिड्यूस। अब जैसे आपको ये याद होना चाहिए, पहले क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, फिर आपने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा, यानी आपने हीट दी, फिर ऑक्सीडाइज किया, राइट, या और भी कुछ वो पैटर्न है, आप कुछ भी हो सकता है। तो मेनली क्या है कि आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो वो एक सीक्वेंस में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। जब आप हीट दे रहे हैं तो आप मैकेनिकल स्ट्रेस से उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वाया अ हाइड्रोजन बॉन्ड। बट अगर वैसे देखा जाए तो वहाँ पे भी आप क्या करते हैं, है ना, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वहाँ पे भी थर्मल एनर्जी के थ्रू वो डिसरप्शन देगा। बट जब आप एजेंट के थ्रू कर्लीनेस दिखा रहे हैं या ये शिफ्ट कर रहे हैं तो ये पैटर्न होता है।
तो अगर आप ये समझ जाएं कि हाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अब ये है क्या, अब कहने को आप जो है आप अपने बाल को लीजिए, खींचिए और छोड़ दीजिए, है ना। तो कैसा कर हो जाता है कि आपने खींचा तो वो जो अल्फा हेलिक्स था वो खिंच गया, वो बीटा शीट में कन्वर्ट हो गया, फिर क्या हुआ, या तो टूट जाएगा और या तो फिर आप उसको छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं जो उसका अल्फा हेलिकल पैटर्न है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है। आप अपना चीज़ को किसी भी तरह का वो डिस्टॉर्शन क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो वहाँ पे आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि हमें अगर सिर्फ हीट की बात कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उस समय जो क्वेश्चन का नोट पॉइंट है वो हमें किस तरफ ओरिएंट कर रहा है, वो वहाँ पे डाइसल्फाइड की बात कर रहा है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, वो तो क्वेश्चन के बिहाफ पे ही हम लोग समझेंगे, है ना। हम लोग ने यहाँ पे एक पूरा प्रोसीजर देख लिया है जहाँ पे हम लोग कि एक पुराने बॉन्ड को, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि जब हेयर ड्रेसर यूज़ करता है तो वो शिफ्टिंग कर रहा है या कोई डिज़ायर्ड वो कर रहा है तो वो उसमें करता क्या है, तो बेसिकली सबसे उसमें लिखा हुआ था भाई ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन, रिडक्शन के बाद ऑक्सीडेशन, इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, रिडक्शन से के बाद ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। पर वही सिर्फ हीट के बारे में बोला गया है या सिर्फ बोला कि भाई उसने भाई एक पर्सन है उसने हेयर लिया, उसको स्ट्रेच आउट किया तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि वहाँ जो अल्फा केराटिन था, जो अल्फा हेलिक्स था, वो बीटा शीट में शीट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है, ये बोलेंगे, ठीक है। पर और कुछ क्वेश्चन है कि हाँ भाई ये ट्रीटमेंट दिया तो कौन कौन से बॉन्ड पे फ़र्क पड़ेगा। अब वहाँ पे सिर्फ हीट ट्रीटमेंट की बात हो रही है, कितने हीट ट्रीटमेंट की बात हो रही है, तो उसके बिहाफ पे आप बता सकते हैं कि हाँ सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड पे इफेक्ट पड़ेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड पे इफेक्ट पड़ेगा। उन्होंने बोल दिया रिड्यूसिंग भी यूज़ हो रहा है, हीट ट्रीटमेंट भी यूज़ हो रहा है, तो आप दोनों ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये पूरी चीज़ को यहाँ बताया गया है।